हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में हेलो एल्केन वाले चैप्टर में देखेंगे विलोपन अभिक्रिया के बारे में। तो विलोपन अभिक्रिया का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सा भी हम लोग क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे, उसमें से एक या दो परमाणु अपने आप गायब हो जाएगा और उसके स्थान पे कोई नया परमाणु या आयन आकर के उसमें नहीं जुड़ेगा। माने एक जो परमाणु है, जैसे ये एक परमाणु है, यहाँ से कोई सा भी दो परमाणु, इस यौगिक में से दो परमाणु गायब हो जाएगा और जब दो परमाणु गायब होगा तो यहाँ पे दो कार्बन के बीच में एक ठो डबल बंध आ जाएगा और चार परमाणु गायब होगा तो दो ठो डबल बंध माने कि ट्रिपल बंध यहाँ पे आ जाएगा। तो वह विलोपन अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, किसी भी यौगिक में से परमाणु या फिर एक जोड़ी परमाणु वहाँ से गायब होता है और उसके जगह पे कोई दूसरा चीज आकर के नहीं जुड़ता है, तो वह जो अभिक्रिया है कहलाता है विलोपन अभिक्रिया, माने कि गायब होने वाली अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक हेलो एल्केन लिया हुआ है, ये देखो। इसमें सबसे पहले आप लोग को समझना है अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन। तो यहाँ पे ये एक हेलो एल्केन है जिसमें दो ठो कार्बन है और 5 ठो हाइड्रोजन जुड़ा था। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन और यहाँ पे 5वें जगह पे एक्स है और 6वां हाइड्रोजन यहाँ से। तो 5 हाइड्रोजन था और एक एक्स जुड़ा हुआ था। तो इस एक्स को देखेंगे, इस एक्स से सीधा सीधा जो कार्बन जुड़ा हुआ है वह कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन से सीधा सीधा जो जुड़ा हुआ कार्बन है वह कहलाएगा बीटा कार्बन। इस एक्स की पहली जगह 1 2 नंबरिंग करेंगे तो एक्स से पहला नंबर पे अल्फा कार्बन आता है, दूसरे नंबर पे बीटा कार्बन और इधर कार्बन होता तो कहलाता गामा कार्बन और कार्बन होता तो कहलाता डेल्टा कार्बन। तो इस प्रकार से जो क्रियात्मक समूह रहता है उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ चीज अल्फा कहलाता है, उसके बाद क्रम से इधर नंबरिंग करते हैं। तो ये कहलाएगा अल्फा कार्बन, ये कहलाएगा बीटा कार्बन। इसी को यहाँ पे परिभाषा के रूप में दिया हुआ है, जब हेलो एल्केन को, माने ये एक हेलो एल्केन है, ये इसको क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र एल्कोहलीय विलयन के साथ गर्म करेंगे। तो KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सांद्र और एल्कोहल वाले विलयन के साथ जब इसको गर्म करते हैं हेलो एल्केन को, तो इसमें से क्या होगा, गर्म करेंगे तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु है, उसके हाइड्रोजन परमाणु बीटा कार्बन से और अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु विलोपन द्वारा एल्किन का निर्माण होता है। तो ये जो एल्किन है ये है अल्फा पोजीशन, तो अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु गायब होगा और इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन परमाणु गायब होगा। तो ये और ये दोनों गायब होने वाले हैं यहाँ से। तो ये दोनों जब गायब हो जाएगा तो ये दोनों बंध टूट जाएगा। तो इस बंध को टूटेगा तो इसकी जो संयोजकता को पूरा करने के लिए एक डबल बंध कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो ये HX यहाँ से गायब होगा तो यहाँ पे एल्किन या फिर डबल बंध वाला जो यौगिक रहता है उसको बोलते हैं एल्किन। तो एल्किन का निर्माण होगा और यहाँ का जो HX है जो गायब हो रहा है, इसमें का ये जो H है H2O बना लेगा OH के साथ मिल करके और इसमें का X है K के साथ मिल करके यहाँ से KX का निर्माण करेगा। तो ये तो हो गया हेलो एल्केन के लिए। इसी को X के जगह में क्लोरीन को लेकर के बताया है। जैसे दो ठो एक ठो X जुड़ा है, एक ठो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसमें का क्लोरीन K के साथ मिल करके KX बनाएगा और इसमें का जो हाइड्रोजन है OH माइनस के साथ जुड़ करके H2O का निर्माण यहाँ से करेगा। और यहाँ पे ये जो इसको आप लोग सुधार लेना, इसका ये क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे H दिया है ना, तो X के इसको काट करके H कर लेना बुक में। तो यहाँ पे दो ठो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से यहाँ जुड़ा है और इस कार्बन से दो ठो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, ये H हो जाएगा। उसके बाद HCl यहाँ से बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे एक ठो डबल बंध आ जाएगा। तो ये होता है विलोपन अभिक्रिया, जिसमें दो कार्बन में से एक एक परमाणु बाहर निकल जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं और उसकी जगह पे दो कार्बन के बीच में एक ठो डबल बंध लग जाता है। तो ये होता है विलोपन अभिक्रिया हेलो एल्केन का। इसमें एक नियम आता है सेडजेप नियम। तो सेडजेप नियम के
के अनुसार जब केवल एक प्रकार का बीटा हाइड्रोजन होगा तो विलोपन अभिक्रिया निश्चित रूप से होगी। और इसमें क्या होगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में कार्बन से जुड़ी हुई सभी हाइड्रोजन पर समरूप ब्रोमीन होंगे। माने कि जब एक ही प्रकार का बीटा हाइड्रोजन होगा, देखो इसमें ब्रोमीन कहाँ पे है, बीच वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इसमें देखेंगे कि ये अल्फा है और ये बीटा हो जाएगा। इधर देखेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा। तो इसमें दोनों बीटा कार्बन सेम प्रकार के हैं, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो एक ही प्रकार का बीटा कार्बन इन्हीं को कहा गया है। इसमें क्या हुआ है, इसमें जब HBr का विलोपन होता है तब यौगिक में प्रोपीन का निर्माण होगा। इसमें से यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ का H निकलेगा, इस अल्फा और इस बीटा को लेंगे तो यहाँ पर डबल बंध आएगा। लेकिन अगर यहाँ का भी H निकलेगा तो यहाँ पर डबल बंध आ जाएगा। कहीं से भी यहाँ से H निकले, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों बीटा कार्बन समान प्रकृति के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से निकला है तो यहाँ पर डबल बंध आएगा और HBr, यहाँ का H और यहाँ का Br HBr बना करके बाहर निकलेगा। लेकिन जब इसमें क्या बोला गया है, जब सभी बीटा हाइड्रोजन समान नहीं होते हैं, माने कि जो बीटा कार्बन है उस पे हाइड्रोजन की संख्या इसमें बराबर थी, इसमें भी 3 हाइड्रोजन था, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, लेकिन इसमें देखते हैं तो ये ब्रोमीन यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इस बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। तो ऐसी स्थिति में जो सेडजेप नियम है इसके अनुसार क्या होगा, जब अभिक्रिया में एल्कीन सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापित होता है जिनसे द्विबंध से ज़्यादा संख्या में एल्काइल समूह जुड़े हुए रहते हैं और अधिक एल्कोलीकृत सेडजेप नियम इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु कहाँ से गायब होगा, जिसमें एल्किल सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापित होता है जिनमें द्विबंध से ज़्यादा संख्या में एल्काइल समूह जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ से उस जगह से हाइड्रोजन, उस बीटा से हाइड्रोजन गायब होगा जिसमें ज़्यादा संख्या में एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस बीटा को देखेंगे तो एक ठो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल एक प्रकार का एल्काइल ग्रुप है, तो इसमें ज़्यादा CH3 एक और ज़्यादा जुड़ा है, लेकिन इसमें तो एब्सेंट है, एक ही तो CH3 है। तो इसको देखेंगे तो ये 2 कार्बन वाला हो गया, एक कार्बन वाला। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ का Br गायब होगा और यहाँ पे डबल बंध यहाँ में आएगा। तो जहाँ पे और एल्काली समूह जुड़े रहते हैं वहीं से हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित होगा। और यहाँ का जो परिस्थिति है वो तो सेम है, एल्कोहलिया के OH यहाँ भी लिया गया है, गर्म किया गया है। तो यहाँ पे जो ब्यूट2इन है, माने कि जब यहाँ से हाइड्रोजन गायब हुआ HBr बन के तो यहाँ पे डबल बंध आया है, तो ब्यूट2इन बना हुआ है, तो ये मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है और 80% इसी प्रकार का प्राप्त होगा यहाँ से। लेकिन कभी कभी यहाँ का भी हाइड्रोजन गायब हो जाता है तो यहाँ पे डबल बंध आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ ये 1 पोजीशन है तो ये ब्यूट1इन हो जाएगा और ये ब्यूट2इन हो जाएगा। इस कार्बन, यहाँ से कार्बन का अगर नंबरिंग करेंगे तो ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, और यहाँ से करेंगे तो ये पहला और ये दूसरा। तो इस प्रकार से जो 80% वाला प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी वाले में डबल बंध है, तो ये ज़्यादा मेन प्रोडक्ट मिलेगा और ये जो है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बहुत कम मात्रा में 20% बस प्राप्त होता है। तो यही है सेडजेप का नियम। ये हो गया विलोपन अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। अब आगे देखना है कि धातु के साथ क्रिया। तो जो धातु के साथ अभिक्रिया है यह है तीसरा अभिक्रिया किसका, हेलोएल्केन का। तो धातु के साथ जब क्रिया करेगा तो जो भी हेलोएल्केन है वो इसी क्रम में क्रिया करता है। जैसे आयोडाइड वाला हेलोएल्केन ज़्यादा क्रियाशील होगा और RBI उससे ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर RCl उससे कम क्रियाशील होता है, फिर RF जो है क्रिया नहीं करता है। और इसमें देखते हैं सबसे पहले धातु में सोडियम पोटेशियम सब धातु में आता है, तो धातु के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो जो हेलोएल्केन है या एल्किल हैलाइड है
वो क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, तो उस अभिक्रिया को ऊर्जा अभिक्रिया कहा जाता है। और यह अभिक्रिया किसमें होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। और एल्किल हैलाइड से जब क्रिया करता है सोडियम, तो यहाँ से एल्केन का निर्माण होता है। तो ये है 2 सोडियम का परमाणु, और यह है एल्किल हैलाइड माने कि RX, ये है RX। तो यहाँ पे 2 ब्रोमो एथेन लिए हैं, ये ब्रोमीन है, और ये एथेन से बना है C2H5। तो ये ब्रोमो एथेन 2 लिए हैं और 2 सोडियम, तो 2 सोडियम और इसमें का 2 ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा 2NaBr बना करके, और इसमें का C2H5 और इसमें का C2H5 आपस में जुड़ जाएगा, और ये 4 कार्बन हो गया इस यौगिक में। तो 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूटेन। तो यहाँ से ब्रोमोएथेन से सोडियम के साथ जब रिएक्शन हुआ ईथर की उपस्थिति में, तो ब्यूटेन का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये क्या था, प्राथमिक कार्बन था। अब इसमें देखो जो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है 2 अन्य मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये द्वितीयक कार्बन वाला हैलोएल्केन है, और इसका एक अणु इधर है, एक अणु इधर है, सेम अणु है दोनों के आयोडीन 2 सोडियम के साथ जब Na बना करके यहाँ पे बाहर निकलेगा, Na बना करके, और ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा, तो ये कहलाएगा 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये भी एक प्रकार का ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन क्यों है, क्योंकि इसमें नामकरण जब करेंगे तो पहली लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। 1 2 3 4 4 कार्बन है। इस प्रकार से देखेंगे तो मेन ब्रांच में। अब दूसरे यहाँ से देखेंगे तो दूसरे पोजीशन पे मेथिल ग्रुप यहाँ से जुड़ा है, इस तीसरे कार्बन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोजीशन पे मेथिल है 2 पे तो 2, 3 पे है तो 3। अब 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और ये जो मेन ब्रांच है 4 कार्बन वाला है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो इस प्रकार से इसमें सोडियम के साथ ऊर्जा अभिक्रिया होता है। तो ये हो गया ऊर्जा अभिक्रिया, इसको याद रखना है, इसको पूछा जाता है। और इस प्रकार से जो नाम वाला अभिक्रिया है, जैसे ऊर्जा अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, ये सभी जो नेम्ड रिएक्शन कहलाते हैं या नाम वाले जो अभिक्रिया हैं उनको ज़्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पे अगर 3-3 अणु लेंगे तो यहाँ पे 6 सोडियम लिया हुआ है, और उसी प्रकार से एल्केन का निर्माण किया गया है। अब दूसरा देखते हैं कार्बधात्विक यौगिक। जो कार्बधात्विक यौगिक है किसको बोला जाता है, कार्ब का मतलब है कार्बन, धात्विक का मतलब है धातु। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन भी रहेगा और धातु भी रहेगा, ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। और जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये कार्बधात्विक यौगिक का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। कार्बधात्विक यौगिक में जो कार्बन है, कार्ब का मतलब कार्बन और धात्विक का मतलब है इंग्लिश में मेटल, तो जो कार्बन और धातु या फिर मेटल के बीच बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कार्बधात्विक यौगिक। और जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है एक कार्बधात्विक यौगिक है, और इसकी खोज फ्रेंच रसायनज्ञ विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था सन 1935। यहाँ पे सन 1871 से लेकर 1935 के बीच में, इसलिए इस अभिक्रिया को इन्हीं वैज्ञानिक विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र है RMgX, इसको अच्छे से याद कर लेना, भूलना नहीं है, RMgX। R का मतलब कोई सा भी एल्किल ग्रुप होगा जिसमें क्या रहता है, कार्बन उपस्थित रहता है, तो कार्ब हो गया। मैग्नीशियम एक प्रकार का क्या है, धातु है, तो इसमें हमेशा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मैग्नीशियम ही धातु के रूप में पाया जाएगा। तो ये कार्बधात्विक, और इसमें एक हैलोजन परमाणु भी पाया जाता है। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसका सूत्र होता है RMgX। RX के साथ माने कि RX एल्किल हैलाइड के साथ जब मैग्नीशियम का क्रिया कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो ये जो Mg है R और X के बीच जाकर के जुड़ जाता है और RMgX बनाता है, जो कि एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो इस अभिकर्मक का उपयोग बहुत से कार्बनिक यौगिक को बनाने में किया जाता है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक
शब्द बहुत बार आएगा और वहाँ पर भी ग्रीगनाग्ड अभिकर्मक या फिर भाभा पूछने आते हैं प्रैक्टिकल में, वो सब में ग्रीगनाग्ड अभिकर्मक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हमेशा याद रखना पड़ता है। अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड दूसरे कार्बोधातुओं के यौगिक का निर्माण भी करते हैं। जो एल्काइल हैलाइड हैं ये किसी प्रकार के और जो धातु हैं उनके साथ मिल करके दूसरे प्रकार के भी कार्बोधात्विक यौगिक का निर्माण करेंगे। एक कार्बोधात्विक यौगिक कौन था? ग्रीगनाग्ड अभिकर्मक। इसी प्रकार से दूसरा कार्बोधात्विक यौगिक जिसमें कार्बन और धातु के बीच बंध पाया जाएगा वो भी कहलाएगा। तो जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनके साथ भी हेलोएल्केन जब ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है तो कार्बोधात्विक यौगिक कहलाता है। लेकिन इसमें मैग्नीशियम नहीं है, ना ही हैलोजन है, तो ये ग्रीगनाग्ड अभिकर्मक नहीं कहलाएंगे, केवल कार्बोधात्विक यौगिक कहलाएंगे। और C2H5Cl है, जब लिथियम के साथ रिएक्शन किया तो इसमें का Cl और इसमें का एक ठो लिथियम बाहर निकल गया LiCl बना के, और इसमें का C2H5 और इसमें का एक लिथियम जा करके जुड़ गया। इस प्रकार से यहाँ पे लिथियम एक धातु है और ये कार्बन है, तो ये एक कार्बोधात्विक यौगिक है। इसी प्रकार से जब Na के साथ ये वाला क्रिया करेगा तो एक Na जो है Cl के साथ NaCl बना लेगा, और एक तो जो सोडियम है C2H5 के साथ सोडियम C2H5 माने कि सोडियम एथिल सोडियम का निर्माण करेगा। यह हो गया। अब इसमें जो देखते हैं कि यहाँ पर भी लेड के साथ 4 ठो एथिल ग्रुप जोड़ करके कार्बोधात्विक यौगिक का निर्माण कर रहा है, और 4 ठो NaBr बाहर निकला है और 3 ठो Pb यहाँ से बाहर निकला है। तो इस प्रकार से ये कार्बोधात्विक यौगिक पूरा हुआ। अब यहाँ पे हम लोग हेलो एल्केन देख रहे थे, अभी तक एल्केन देखते हुए आए हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? हेलो एरिन। एरिन का मतलब है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि इसका मतलब होता है बेंजीन रिंग। तो जहाँ पे बेंजीन रिंग रहेगा और हेलोजन परमाणु रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हेलो एरिन कहेंगे। और हेलो एरिन में जो बेंजीन रिंग है उसमें कार्बन उपस्थित रहेगा, उसमें का कार्बन और उस बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हेलोजन के बीच की जो बंध रहेगी उसको क्या बोलेंगे? CX बंध बोलेंगे। तो जो CX बंध है उसकी प्रकृति और उसके रासायनिक गुण के बारे में अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हेलो एरिन है उसकी क्रियाशीलता कम पाई जाती है, किसके कारण? उसके बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले इसका देखते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में जो हेलो एरिन रहते हैं एक प्रकार के ध्रुवीय यौगिक होते हैं। जो हेलो एरिन है उनको ध्रुवीय यौगिक माना गया है, और हेलोजन यहाँ पे उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण, माने कि इसमें जो CX है इसमें हेलोजन X की विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा रहता है, जिसके कारण हेलोजन की ओर अधिक विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है। और इसमें जो है sp2 संकरण तथा अनुनाद के कारण हेलोएल्केन की अपेक्षा हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु नाभिक के साथ दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब जो है बेंजीन रिंग में 3 ठो डबल बंध पाया जाता है और 3 ठो एकल बंध। तो डबल बंध और एकल बंध के कारण वहाँ पे अनुनाद की घटना देखने को मिलती है और sp2 संकरण भी पाया जाता है, जिसके कारण यह इसमें का जो हेलोजन परमाणु है नाभिक के साथ, बेंजीन के नाभिक के साथ दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए जो हेलो एरिन है उसमें का हेलोजन परमाणु क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापन क्रियाशीलता कम होती है। तो जो ये है न्यूक्लियोफिलिक जो अभिकर्मक है उनके साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे हेलो एल्केन देता था उससे कम प्रकार के प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें देखने को मिलती है। तो इसकी जो क्रियाशीलता क्या होगी? हेलो एल्केन की तुलना में कम होगी हेलो एरिन की। इसका कारण 2 ठो कारण है। तो पहले देख लेते हैं, हेलो एरिन में हेलोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन परमाणु है, जैसे कि ये देखो बेंजीन रिंग है और ये हेलोजन है, तो ये हेलोजन और ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है यहाँ पे sp2 संकरण पाया जाता है। लेकिन जो हम लोग इससे पहले क्या देख रहे थे? हेलो एल्केन देख रहे थे,
उसमें सभी प्रकार के कार्बन परमाणुओं में sp3 संकरण पाया जाता था। तो पहले एक बार बताई थी मैं कि जहाँ पे sp3 संकरण होता है वहाँ केवल एकल बंध पाया जाता है, लेकिन इसमें देख रहे हो डबल बंध यहाँ पे उपस्थित है। तो जिसमें डबल बंध रहेगा वहाँ पे sp2 संकरण होता है। तो यहाँ पे sp2 संकरण होता है और जो एल्केन था उसमें क्या होता था, केवल sp3 संकरण होता था। तो इस कारण से इसकी क्रियाशीलता कम रहती है। दूसरा देखेंगे कि जो हेलोएरिन है उनमें हेलोजन परमाणु की कम क्रियाशीलता का दूसरा कारण इसमें पाया जाने वाला रेजोनेंस या फिर अनुनाद है। अनुनाद के कारण इसमें एकल बंध में द्विबंध के समान गुण आ जाता है। ये जो बेंजीन रिंग का संरचना है इसमें 3 ठो डबल बंध पाया जाता है और 2 ठो डबल के बीच में एक सिंगल और 2 ठो डबल के बीच में एक सिंगल, माने कि एक डबल एक सिंगल एक डबल एक सिंगल बंध इसमें पाया जाता है। तो इन डबल सिंगल बंध के कारण इसमें अनुनाद की घटना पाई जाती है, माने कि कभी कभी यह डबल बंध यहाँ शिफ्ट हो जाता है, कभी यह डबल बंध इधर। तो डबल बंध और सिंगल बंध के जगह परिवर्तन करने के कारण इनमें जो है बेंजीन की एक से अधिक संरचना हमको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो इन सभी संरचनाओं के द्वारा इस बेंजीन के रिंग की पूरी भौतिक और रासायनिक गुण को समझाया जाता है। इसलिए ये सभी जो संरचनाएं हैं अनुनादिक संरचना कहलाती हैं। और इस प्रकार की एक से अधिक संरचना किसके कारण, डबल बंध और सिंगल बंध के प्रतिस्थापन के कारण देखने को मिलती है, जो घटना कहलाता है अनुनाद। तो किसी भी यौगिक में डबल और सिंगल बंध के स्थान परिवर्तन के कारण एक से अधिक संरचना वाला जो घटना देखने को मिलेगा वही कहलाएगा अनुनाद। और जो भी संरचना बनती हैं ये अनुनादिक संरचना कहलाता है। और इन सब के मिलने से एक जो हाइब्रिड वाला अनुनाद संकर बनता है, माने कि एक मुख्य संरचना इन सब के मिलने से मुख्य रूप से एक संरचना बनती है जो अनुनाद संकर कहलाता है। तो इसमें जो है बेंजीन रिंग में अनुनाद पाया जाता है, जिसके कारण भी इसकी क्रियाशीलता का मान कम पाया जाता है। तो ये उसके अनुनाद रूप को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कि इसमें यहाँ पे डबल बंध है और इस हेलोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बंध आ जाएगा, जिसके कारण ये जो डबल बंध है ये इधर शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार से डबल बंध का जगह परिवर्तित हो होकर के 5 प्रकार के इसमें अनुनादिक संरचना देखने को मिलती है। उसके बाद आगे दिया हुआ है इसी में हेलोएरिन की सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जो हेलोएरिन देखे हैं उसका सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में देखते हैं सबसे पहले नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसमें हेलोएरिन के लिए देख रहे हैं। तो जो हेलोएरिन ये है हेलोजन ग्रुप और ये है एरिन, ये है हेलोएरिन। ये सब इसमें जो है इस नाभिक से डायरेक्ट क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसमें नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, ये जो क्लोरीन है बाहर निकलेगा और इसकी जगह पे कोई चीज़ आकर के जुड़ जाएगा। तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। माने कि जो नाभिक से नहीं है ना न्यूक्लियोफाइल, जो हेलोएल्केन में देखे थे Nu-, जैसे कि OH-, CN-, OR-, ये सब इसमें क्या होंगे, बाहर से आएंगे और इस हेलोजन को जैसे हेलोएल्केन में निकालते थे वैसे बाहर निकालेंगे और यहाँ पे खुद जाकर के जुड़ जाएंगे। तो वह जो क्रिया कहलाएगी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। तो इसमें जो हेलोएल्केन है इसमें का इस हेलोजन परमाणु को OH ग्रुप आएगा और इसको हटा देगा और इसकी जगह पे खुद जाकर के जुड़ेगा। तो वो कहलाएगा OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। यह जो अभिक्रिया है 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 ATM वायुमंडलीय दाब पर होता है। इसको जब जो बेंजीन क्लोराइड है या क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं इसको, इसके लिए क्लोरो और यह बेंजीन, इसको जब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें का Na और इसमें का Cl NaCl बन के बाहर निकलेगा और इसमें का जो OH- ग्रुप है यहाँ पर जाकर के जुड़ता है। तो OH यहाँ पे जुड़ जाएगा।
तो OH के द्वारा क्लोरीन को प्रतिस्थापित किया गया है, इसलिए ये OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से जो एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एल्काक्सी समूह का मतलब है एथिल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा एल्काक्सी। तो ये है मेथॉक्सी ग्रुप, क्योंकि ये मेथिल है और ऑक्सीजन है, तो इसमें NaOCH3 के साथ जब इसी प्रकार के एल्किल हैलाइड को रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे बेंजीन रिंग की जगह में C6H5 भी लिखा जाता है। अगर रिंग बनाएंगे तो C6H5 नहीं लिखते हैं, अगर रिंग नहीं बनाएंगे तो C6H5 लिखा जाता है। तो यहाँ का जो सोडियम है और इसमें का ब्रोमीन है NaBr बन के बाहर निकलेगा और OCH3 ग्रुप इसमें जाके जुड़ेगा, तो इसका नाम हो जाता है, ये है फेनिल ग्रुप और ये है मेथिल ग्रुप और बीच में O है, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल मेथिल ईथर या फिर एनिसाल भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा हो जाएगा एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। उसके बाद तीसरा देखते हैं एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ये जो अभिक्रिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 60 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। तो यहाँ पे जो एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन में ये है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, इसमें जब दो ठो अमोनिया का Cu2O की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है इसमें का NH2 ग्रुप Cl के जगह में जुड़ेगा। तो जो NH2 है उसी को एमिन कहा जाता है, तो इसमें का Cl बाहर निकलेगा और इसमें का NH2 ग्रुप जा करके इसमें जुड़ेगा, तो ये जो बनेगा इसको बेंजीन, एमिन या फिर एनिलीन भी कहते हैं। और ये जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में इधर अलग से प्रोडक्ट बना करके बाहर निकलेंगे, तो इसी को बोला गया है एमिनो। NH2 ग्रुप को एमिनो भी कहते हैं, तो एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। उसके बाद अगला आता है साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो ये है क्लोरोबेंजीन फिर से लिया है और साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो साइनाइड वाला कोई यौगिक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पिरिडिन की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये क्रिया होती है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन, इसलिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा 200 प्लस 273 बराबर 473 केल्विन। तो यहाँ से साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन होना है तो साइनो समूह वाला कोई यौगिक लेंगे, तो यहाँ पे इसको लिए हैं Cu2CN2 को, तो इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो क्लोरीन बाहर निकलेगा और ये साइनो ग्रुप जा करके जुड़ेगा। तो दो ठो इसको लिए हैं तो दो ठो क्लोरीन बाहर निकला, तो ये दोनों साइनो यहाँ पे जा करके जुड़ेगा और ये दोनों क्लोरीन इसकी जगह पे आकर के जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से साइनो समूह द्वारा भी प्रतिस्थापन होता है। अगला है एसएच समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो जैसे KOH होता है उसी प्रकार से यह है KSH, तो इसमें का Br बाहर निकलेगा और SH जा करके जुड़ेगा और ये जो Br है इस K के साथ KBr बना करके बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा SH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। उसके बाद आता है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और एक आता है आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो जो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है उसमें क्या होगा, पैरा पोजीशन पे उस दिन बताई थी 1-2 को बोला जाता है आर्थो पोजीशन, 1-3 को बोलते हैं मेटा और 1-4 को बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो इसमें पैरा पोजीशन पे जब एक रहेगा नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप और दूसरा रहेगा क्लोरो है तो क्लोरीन परमाणु, तो नाइट्रो परमाणु NO2 और दूसरा रहेगा क्लोरीन परमाणु एक दूसरे के 1-4 पोजीशन पे रहेंगे तो कहलाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। लेकिन जब नाइट्रो ग्रुप जैसे कि ये NO2 है और दूसरा है क्लोरो ग्रुप माने कि Cl ग्रुप, तो क्लोरो और NO2 ग्रुप एक दूसरे के जब आर्थो पोजीशन पे रहेंगे माने कि 1-2 पोजीशन पे रहेंगे तो कहलाएगा आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से इनका केवल नाम के आधार पर संरचना को ही देखना है, क्योंकि इसमें क्लोरीन है और यह है नाइट्रो,
तो इसी यौगिक को देखना कि ये जो क्लोरीन है और नाइट्रो है एक दूसरे के 1-2 पोजीशन पे हैं तो आर्थो कहलाएगा, और इसमें ये जो क्लोरीन है और ये NO2 ग्रुप है एक दूसरे के 1-4 पोजीशन पे हैं तो ये कहलाएगा पैरा पोजीशन। तो इसमें भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। ये उसकी क्रिया विधि को जब पूछेगा तब इस पूरे को देखना है, नहीं तो बस यहाँ से देखना है कि OH ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल के Cl के जगह पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये हो गया, इसमें का OH यहाँ से अटैक करता है तो यहाँ पे OH जब ग्रुप जुड़ेगा तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Cl के जगह में OH प्रोडक्ट के रूप में और ये है NO2। इसी प्रकार से इसमें जो Cl के जगह पे OH ग्रुप जुड़ेगा तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें Cl के जगह पे OH आ जाता है और NO2 यहाँ पे रहता है। तो इन दोनों में भी क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन OH के द्वारा हुआ है। उसके बाद देखते हैं मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में क्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप एक दूसरे के 1-3 पोजीशन पे रहेंगे। ये 1 पे है, ये 2, तो ये 3, तो ये कहलाएगा पैरा पोजीशन। इसमें भी क्लोरीन परमाणु बाहर निकलेगा और OH जाकर के उसके जगह पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन के जगह पे OH ग्रुप जुड़ गया है और NO2 यहाँ पे पहले से है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से OH ग्रुप द्वारा क्लोरीन का प्रतिस्थापन। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आर्थो और पैरा पोजीशन में होने पर हैलोजन से जुड़े हुए जो कार्बन है उस पर धन आवेश का गुण बढ़ जाता है, जिसके कारण जो नाभिक नहीं है ऋण आवेश अभिकर्मक के आक्रमण को सरल बना देता है। माने कि जो आर्थो या पैरा पोजीशन पे जब हैलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वहाँ पे जुड़े हुए जो कार्बन है वहाँ पे धन आवेश का मान बढ़ जाएगा। जैसे कि आर्थो पोजीशन पे हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ से नाइट्रो के आर्थो पे क्लोरीन ग्रुप, तो इस क्लोरीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है यहाँ पे धनात्मक आवेश बढ़ जाएगा और इस क्लोरीन के बाहर निकलने में सहायता करेगा। इसी को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आगे आता है ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। तो इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।